हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल माइंड्स। मैं हूं नंदन दत्ता और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली वाइजैग में एलजी पॉलीमर नाम की एक फैक्ट्री से प्लांट से गैस लीक, एक टॉक्सिक गैस रिलीज होने को लेकर के काफ़ी चर्चे में है न्यूज़ में। और इसी चर्चे में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रिसेंटली 50 करोड़ रुपए की एक जुर्माना इम्पोज किया है एलजी पॉलीमर प्लांट के ऊपर। अब इसी को लेकर के एक कंट्रोवर्सी भी राइज हुआ है और इसी के साथ रिलेटेड दो टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, वो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब ये जो दो कॉन्सेप्ट है, ये लॉ ऑफ टॉर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप क्लैट या लॉ की तैयारी कर रहे हो या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसी, एसएससी या फिर दूसरा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उस वहाँ पे भी जो करंट अफेयर्स होता है उसमें भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आगे चल के देखते हैं ये कॉन्सेप्ट है क्या और इसके साथ रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है वो क्या है। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था 1868 में। अब नॉर्मली क्या होता है, लायबिलिटी दो बेसिस पे होता है। एक होता है फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी, दूसरा नो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी। ठीक है। इन जनरल जो होता है फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी होता है। फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी में ये कहा जाता है कि दो पार्टी में से अगर किसी एक जन के फॉल्ट के बेसिस पे अगर दूसरे को डैमेज पहुंचता है या लॉस होता है तो जिसका फॉल्ट है उसके ऊपर ये लायबिलिटी इम्पोज किया जाएगा, उसको डैमेज के लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है। इसीलिए फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी पे एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा डिफेंस है, क्योंकि जब ये प्रूफ कर दिया जाता है कि जो भी लॉस हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है, वो एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, तो एक्सीडेंट किसी की फॉल्ट नहीं है ना। इसीलिए वो एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा डिफेंस बन जाता है वहाँ पे डिफेंडेंट के लिए। तो इन जनरल ज़्यादातर जितने भी लॉ ऑफ टॉर्ट में फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी जितने भी इम्पोज किया जाता है वो ज़्यादातर फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी है। लेकिन 1868 में एक इंसिडेंट हुआ जिसके ऊपर बेस करके एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया और वो है नो फॉल्ट लायबिलिटी। ठीक है। अब ये नो फॉल्ट लायबिलिटी का मतलब क्या है? नो फॉल्ट लायबिलिटी का मतलब ये है कि जब एक पर्टिकुलर कंडीशन पे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है जिसके वजह से प्लेंटिफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, डैमेज होता है, लॉस होता है, तो वहाँ पे डिफेंडेंट की अगर कोई फॉल्ट नहीं भी है तो भी उसके ऊपर लायबिलिटी इम्पोज किया जाता है, बट इट इज़ अंडर ओनली सर्टेन कंडीशंस। हर एक केस में नहीं, ज़्यादातर केस क्योंकि ज़्यादातर केस फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी है। नो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी सिर्फ कुछ ही केस में इम्पोज किया जाता है जहाँ पे डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं भी हो, कोई फॉल्ट ना भी हो, तो भी उसके ऊपर लायबिलिटी इम्पोज किया जाता है। अब ये जो लैंडमार्क जजमेंट था ये आया था इंग्लैंड में 1868 में, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में। यहाँ पे हुआ क्या था एग्जैक्टली जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, रायलैंड और फ्लेचर दोनों अगल बगल के ज़मीन पे अपने अपने कब्जा करके रखे थे, मतलब उनके पोजीशन में था। ठीक है। रायलैंड ने अपने ज़मीन पे एक माइन एस्टेब्लिश किया था। ठीक है। और फ्लेचर अपने ज़मीन पे एक मिल एस्टेब्लिश किया था। अब दोनों अपने अपने काम कर रहे थे अपने अपनी ज़मीन पे। एक दिन फ्लेचर ने ये ठीक समझा कि उनको उनके मिल के लिए उनको एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाना है। अब ये रिजर्वायर बनाने के लिए उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ठीक है। एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर रिजर्वायर बनाया। जब वो रिजर्वायर बना रहे थे तब वो उनको कॉन्ट्रैक्टर को दिखा कि वहाँ पे कुछ माइन शेफ्ट है, लेकिन उन्होंने उसको नज़रअंदाज करके रिजर्वायर उन्होंने बना दिया। ठीक है। अब जब रिजर्वायर में पानी भरा गया तो वो पानी ओवरफ्लो करते हुए रेलैंड के माइंस में चले आए, भर गया।
जिसके वजह से रायलेंस के माइंस को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ठीक है, अब ये केस दाखिल हुआ कोर्ट में इंग्लैंड में, और यहाँ पे जो डिफेंडेंट थे दैट इज़ फ्लेचर, उन्होंने ये डिफेंस लिया कि ये उनकी कोई गलती नहीं है, अगर गलती है तो वो कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, तो फ्लेचर की उस पर कोई गलती नहीं है। यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर पे, तो ये डिफेंस फ्लेचर ने लिया था। लेकिन यहीं पे इंग्लैंड के कोर्ट ने नो फॉल्ट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट लेके आए। ठीक है, और ये जजमेंट दिया कि यहाँ पे आपकी कोई गलती अगर नहीं भी है तो भी आपको लायबिलिटी, आपके ऊपर लायबिलिटी इम्पोज किया जाएगा और आपको रायलैंड को कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो इसी जजमेंट में जो कंडीशन है वो इम्पोज किया गया था, डिटरमाइन किया गया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। तो ये पहला ओरिजिन है, नो फॉल्ट जो लायबिलिटी है उसकी ओरिजिन यहाँ से हुआ है, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर से, जहाँ पे ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट लाया गया था। यहाँ पे मेनली 3 कंडीशंस है। पहला है डेंजरस थिंग। अब देखिए रायलैंड और फ्लेचर के केस में वाटर इज़ नॉट अ डेंजरस थिंग। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट दिया गया था, डेंजरस थिंग है क्या। ठीक है, वाटर तो कोई डेंजरस थिंग है नहीं। तो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि डेंजरस थिंग का यहाँ पे मतलब ये है कि अननेचुरल ऑब्जेक्ट। अननेचुरल ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो रिजर्वायर बनाया गया था उसका साइज़ इतना बड़ा था और उसमें पानी का जो रिजर्वायर था वो इतना ज़्यादा था कि वो अननेचुरल ऑब्जेक्ट हो गया। अगर एक कोई छोटा रिजर्वायर बनाया गया होता, जैसे हमारे घर में टंकी में होता है, छोटा कोई रिजर्वायर अगर बनाया गया होता तो फिर वो अननेचुरल नहीं होता, क्योंकि वो नेचुरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन क्योंकि वो रिजर्वायर का साइज़ बहुत ही बड़ा था, उसको अननेचुरल ऑब्जेक्ट माना गया, और वो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर बिकेम डेंजरस थिंग। वाटर इटसेल्फ इज नॉट अ डेंजरस थिंग, बट ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर बिकेम अ डेंजरस थिंग। ठीक है दोस्तों, दूसरा कंडीशन है कि एस्केप। आपके जो ज़मीन है वहाँ से अगर एस्केप हो जाता है, आपके जो कंट्रोल है उसके अगर बाहर चला आता है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, आपकी गलती से हो, या आपकी नेग्लिजेंस से हो, कोई भी हो। ठीक है, कोई भी वजह से आपकी उसमें गलती हो या ना हो, अगर एस्केप हो जाता है और उसके वजह से जो प्लेंटिफ है उसको डैमेज पहुंचता है, लॉस होता है, तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इम्पोज किया जाएगा और आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में भी ऐसा नहीं था कि कोई डिफेंस नहीं था, कुछ कुछ डिफेंस इस पे भी दिया गया। ठीक है, मेनली ये 4 डिफेंस यहाँ पे दिया गया। पहला है फॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर प्लेंटिफ का ही कोई फॉल्ट है तो वो एक बहुत बड़ा डिफेंस हो जाएगा। इस पे एक केस है, जैसे कि कोई एक आदमी अपने ज़मीन पे कुछ प्लांट्स लगाए हुए थे जो थोड़ा टॉक्सिक पॉइजनस प्लांट्स थे, और दूसरे किसी एक आदमी के हॉर्स यहाँ पे वहाँ पे आ करके वो पौधा खा लिया, जिसके वजह से हॉर्स की डेथ हो गई। तो जो प्लेंटिफ है वो उन्होंने ये डिफेंडेंट से कंपेंसेशन मांगा। तो वहाँ पे ये जजमेंट था कि क्योंकि वहाँ पे प्लेंटिफ का ही फॉल्ट है, इसलिए वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अगेंस्ट भी एक बहुत बड़ा डिफेंस बन जाएगा। तो ये है पहला डिफेंस, फॉल्ट ऑफ प्लेंटी। दूसरा है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड वो सारी चीज़ें होती है जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, ये सारा हो गया एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड के वजह से अगर नुकसान पहुंचता है तो भी वो बहुत बड़ा एक डिफेंस हो जाएगा डिफेंडेंट के लिए, वहाँ पे भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इम्पोज नहीं होगा। तीसरा है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ने मिल करके वॉलेंट्रीली अपने गेनफुल पर्पस के लिए वो डेंजरस थिंग एक्वायर किया है, डेंजरस थिंग को कस्टडी में रखा है, और जिसके वजह से प्लेंटिफ को कोई नुकसान पहुंचता है, तो
वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा डिफेंस बन जाएगा डिफेंडेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्लेंटिफ भी इन्वॉल्व है और प्लेंटिफ के कंसेंट से ही ये जो डेंजरस थिंग को एक्वायर किया गया था वो बनाया गया था। तो वो भी एक बहुत बड़ा डिफेंस है। और चौथा है स्टैट्यूटरी प्रोविज़न। कोई लॉ के प्रोविज़न को अगर सेटिस्फाई करने के लिए या फिर उसको अप्लाई करने के लिए ये किया जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा डिफेंस है। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट चला रहा था इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया के लॉ सिस्टम इंग्लैंड के लॉ लीगल सिस्टम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो वही सिस्टम इंडिया भी चला रहा था। लेकिन 1984 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जिसको हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे यूनियन कार्बाइड बोल करके एक फैक्ट्री था जिसके प्लांट में एक टॉक्सिक गैस लीक हो गया, दैट इज़ मिथाइल आइसोसाइनाइड, और जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो एक केस फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में एंड दैट केस बिकेम अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस भगवती वॉज द जज इन दिस लैंडमार्क जजमेंट, और इस केस को हम बोला जाता है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। 1986 में इसका जजमेंट आया था। ठीक है, और इस जजमेंट में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को इंडिया में रिडंडेंट करके, ऐसे कुछ केसेस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को रिडंडेंट करके एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या बोला गया, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। पहला तो एक एंटरप्राइज होना चाहिए, जैसे यूनियन कार्बाइड वो एक एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज मतलब फॉर ए कमर्शियल पर्पस, गेनफुल पर्पस यूज़ होना चाहिए, तो यूनियन कार्बाइड वॉज ए एंटरप्राइज। और वहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जैसे डेंजरस थिंग बोला गया था, यहाँ पे बोला गया हैज़ार्डस सब्सटेंस, जैसे वो पॉइजनस गैस, टॉक्सिक मटेरियल, मिथाइल आइसोसाइनाइड वॉज ए हैज़ार्डस सब्सटेंस। ठीक है, और तीसरा ये बोला जा रहा है कि एस्केप इज नॉट नेसेसरी। उसका एस्केप हो वो नेसेसरी नहीं है, बिना एस्केप के भी अगर प्लेंटिफ को लॉस होता है तो भी एब्सोल्यूट लायबिलिटी उस पर इम्पोज होगा। और चौथा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर कोई डिफेंस नहीं है। जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे 4 डिफेंस प्रोवाइड किया गया था, एक्ट ऑफ गॉड, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी, प्लेंटिफ फॉल्ट, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ये जो सारे डिफेंस प्रोवाइड किया गया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे, एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे कोई ऐसा डिफेंस नहीं है। मतलब अगर हैज़ार्डस सब्सटेंस से नुकसान पहुंचता है प्लेंटिफ को, चाहे वो कितने सारे प्लेंटिफ हो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्लेंटिफ हो, बहुत सारे प्लेंटिफ हो सकता है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी इम्पोज किया जाएगा और वहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसको फाइन देना ही पड़ेगा, कंपेंसेशन उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1986 में इंडिया में ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कंसेप्ट आया। अब रिसेंटली 2020 में वाइजैक में कुछ ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे LG पॉलीमर बोल करके एक एंटरप्राइज है, जहाँ से एक पॉलीस्टाइरिन बोल करके एक टॉक्सिक गैस लीक होता है और जिसके वजह से कुछ लोगों की मौत हो जाती है, बहुत सारे लोग इंज्योर होते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्लेंटिफ के बहुत सारे लॉस होते हैं। और यहाँ पे जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उन्होंने LG पॉलीमर के ऊपर 50 करोड़ रुपए की एक फ़ाइन इम्पोज करता है। ठीक है, अब कंट्रोवर्सी यहाँ पे ये है कि जो NGT का जो ऑर्डर है उस पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टर्म यूज़ किया गया। अब कंट्रोवर्सी इस बात पे है कि बहुत सारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनकी ओपिनियन ये है कि ऐसे केसेस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इंडिया में रिडंडेंट कर दिया गया है 1986 में ही, और 1986 में उसकी जगह पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया है और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के सारे कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल भी होता है। एंटरप्राइज, हैज़ार्डस सब्सटेंस, गैस लीकेज, लॉस टू प्लेंटिव्स, और यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं लगता है। तो वहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी के जगह पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्यों किया गया? क्योंकि अगर वो LG पॉलीमर अपील में जाते हैं और वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अपील करते हैं तो वो कुछ डिफेंस ले सकते हैं, और अगर वो डिफेंस ले लेंगे तो वो कंपेंसेशन से बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी इम्पोज होना चाहिए, जहाँ पे वो कंपेंसेशन से नहीं बच सकता,
कंपेंसेशन से वो डिफेंस नहीं ले सकता, वहाँ पे उसके जैसे कि उसको एक सेफ गार्ड दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये है मेन कंट्रोवर्सी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।